हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल D2R स्टडी में। आज मैं दोस्तों इस वीडियो को बता रहा हूँ दोस्तों लगभग फिजिक्स के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, फिजिक्स के 50 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों जो बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो इससे मैं आपको रूबरू कराऊंगा कि प्रश्न क्या है, इसका क्या उत्तर होगा। दोस्तों इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अच्छा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों ऐसे वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। देखिए यहाँ पर देख रहे हैं कि दोस्तों 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लिया हूँ, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसमें सारा जो प्रश्न है ना बार बार पूछा है और एग्जाम पॉइंट से भी इंपॉर्टेंट है, वो आगे भी पूछने वाला है, ठीक है। और इसमें डिस्कस भी करेंगे दोस्तों ताकि हमें याद होने कोई परेशानी ना हो, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, तो देखिए ये दोस्तों प्रश्न है क्या। सबसे सबसे पहला प्रश्न को देखेंगे हम क्या कहा। देखिए दोस्तों ये प्रश्न क्या था ना कि एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं, ये प्रश्न है, ये पूछा भी गया है, ठीक है। तो आपसे सवाल ऐसा रह सकता है डायरेक्टली कि एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 746 वाट। देखिए दोस्तों इसका जो मेन है, देखिए बताता हूँ। जो एक एचपी होता है दोस्तों, एचपी का दोस्तों मतलब होता है हॉर्स पावर। जैसे देखोगे कहीं के मोटर जो होता है पानी जो अथी करने वाला, तो ये उसमें हॉर्स पावर ही होता है, ठीक है। मोटर के शक्ति उसमें एचपी में ही मापा जाता है। तो एक जो हॉर्स पावर होता है दोस्तों वो 746 वाट के बराबर होता है। क्या होता है? 746 वाट के बराबर होगा, ठीक है। तो ये हमारा सवाल था, एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। तो आपसे याद कर सकते हैं आपसे कि आपसे क्या हो जाएगा, एक एचपी बराबर कितना होता है 746 वाट। ये हमारा हो गया, ठीक है। सेकेंड प्रश्न हमारा क्या है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। आपसे भी सवाल पूछ सकता है कि प्रकाश वर्ष किसका इकाई यानी किसका यूनिट है। तो देखिए तो पहले समझिए कि प्रकाश वर्ष आखिर होता क्या। देखिए दोस्तों आप यदि अंतरिक्ष में देखा जाए ना तो अंतरिक्ष में कोई बहुत बड़ा ग्रह होता है, तारा होता है, उस सब का दूरी जो दोस्तों ना मीटर में किलोमीटर नहीं मापते हैं। हम लोग वहां पे दोस्तों लाइट ईयर में मापते हैं। लाइट ईयर का मतलब होता है प्रकाश वर्ष, यानी दो बोल सकते हैं कि एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी। तो वही होता है प्रकाश वर्ष। जितना भी तारा हो ग्रह उसको प्रकाश वर्ष में ही हम लोग मापते हैं। इसको बोलते हैं LY, लाइट ईयर। तो दोस्तों जो प्रकाश वर्ष होता है ना वो दूरी का ही मात्रक होता है, क्योंकि प्रकाश हम लोग दूरी माप रहे हैं, दूरी ही माप रहे हैं, लेकिन प्रकाश वर्ष में माप रहे हैं, क्योंकि प्रकाश वर्ष बहुत बड़ा यूनिट होता है, ठीक है। समझे बात को। तो प्रकाश वर्ष किसका होता है इकाई, ये होता है दोस्तों दूरी का। समझे बात को। ये बहुत बार ये आपको 12th इस बार पूछा गया था 2021 में, ठीक है। तो ये दोस्तों क्या हुआ, दूरी का, डिस्टेंस का। तो बोल सकता है कि प्रकाश वर्ष किसका इकाई है, ये किसका मात्रक है, दूरी का था, ठीक है। समझे बात को। चलिए दोस्तों ये तो दूसरा मेरा प्रश्न हो गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा। तीसरा दोस्तों प्रश्न हमारा देखिए क्या करा, बोला हृदय की ध्वनि किस यंत्र से मापी जाती है। आपसे भी सवाल पूछ सकता है, एग्जाम में भी पूछ सकता है कि हृदय का जो ध्वनि होता है, पल्स रेट भी बोल सकते हैं, वो किस यंत्र से मापा जाता है। तो दोस्तों इसके लिए एक खास प्रकार का यंत्र होता है, उस यंत्र का नाम है दोस्तों स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप नाम इसका, ठीक है। उससे हम लोग मापते हैं। इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, स्टेथोस्कोप हो जाएगा, ठीक है। तीसरा का क्या आ जाएगा, स्टेथोस्कोप। ये दोस्तों क्या होता है ना, इसमें जो ध्वनि जो होता है ना क्या होता है ना, वो ऐसे से टकराते हुए जाता है, फिर बाहर आपको सुनाई पड़ता है, ठीक है। वही होता है जो आला बोलते देर लगाता है इसे, ठीक है, डॉक्टर लोग। तो ये आपको हो गया स्टेथोस्कोप। इसी से क्या करते हैं हम लोग, किसी भी हृदय का पल्स रेट ध्वनि मापते हैं, ठीक है। ये तो तुम्हारा होगा चौथा प्रश्न। देखिए क्या करा हमारा चौथा तो प्रश्न तो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए बहुत VVI ये बहुत बार पूछा गया था। ये तो प्रश्न क्या, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। आप लोग देखोगे रॉकेट जो लॉन्चिंग होता है तो वहां पे वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है रॉकेट। इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा हमारा संवेग संरक्षण। बहुत सारे बच्चे ये कंफ्यूज रहते हैं कि संवेग संरक्षण। देखिए जो न्यूटन से आप पढ़े होंगे दोस्तों, न्यूटन का सेकंड नियम, उसी के अकॉर्डिंग ये आपको जो होता है ना रॉकेट होता है, ये सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। तो संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर आपको रॉकेट कार्य करता है, ठीक है। ये दोस्तों कहीं कहीं क्या होता है ना, सवाल आपको दे देता है रॉकेट नहीं देकर जेट इंजन दे देगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा। जेट इंजन पूछे या तो रॉकेट पूछे, वो संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। चौथा प्रश्न आपका समझ में आ गया। पांचवा दोस्तों प्रश्न देखिए क्या हमारा है। ये दोस्तों प्रश्न पूछ रहा है कि जड़त्व का नियम के प्रतिपादक थे, यानी कि जड़त्व के नियम कौन दिए थे, इसको कौन प्रतिपादित किए थे। तो दोस्तों बहुत सारे बच्चे क्या कर सोचते हैं कि जड़त्व का नियम गैलीलियो मार देते हैं, लेकिन दोस्तों जड़त्व का नियम आप कंफ्यूज हो जाएगा। जड़त्व का जो दोस्तों नियम है ना, वो न्यूटन के गति का पहला नियम को ही हम लोग कहते हैं जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम है ना, ये न्यूटन की गति का पहला ही नियम है। तो समझ सकते हैं कि जड़त्व के नियम के कौन थे, न्यूटन साहब थे, ठीक है। तो आपको ये समझ में ऐसा रहेगा, सवाल एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो आपको वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। इसलिए मैं वीडियो बनाना है दोस्तों, ये देखिए तो सारे बच्चे के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को प्लीज लास्ट तक देखते रहिएगा, ठीक है। और कुछ नहीं चाहिए, बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, आपको कुछ सीखना है तब।
क्या जाएगा, सर आइजैक न्यूटन। उनका पूरा नाम क्या था, सर आइजैक न्यूटन। उन्होंने गति से संबंधित 3 नियम दिए थे, ठीक है, जिसको सेकेंड हम लोग फर्स्ट लॉ को क्या कहते हैं, जड़त्व करें, क्योंकि फर्स्ट नियम से जड़त्व कहीं परिभाषा मिलता है। किसमें क्या होता है, जब कोई वस्तु गति में रहता है ना तो वो गति में रहना चाहता है, और जब कोई वस्तु विराम है तो विराम में ही रहता है, जब तक उसमें कोई बाहरी बल ना कार्य करे। ये पहला नियम कहता है। तो वही जड़त्व का नियम का प्रतिपादक थे सर आइजैक न्यूटन, ठीक है। कोई बात दिक्कत नहीं ना, कोई भी दिक्कत नहीं हो चाहे दोस्तों, बस आराम से देखिए, बहुत ही सारे इंटरेस्टिंग सवाल इसमें लिए गए हैं, आपको मजा आएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, छठा नंबर देखिए प्रश्न क्या हमारा करा। छठा तो प्रश्न आपका बोल रहा है ना कि पृथ्वी पर पलायन में कितना होता है, पृथ्वी यानी कि अर्थ पर एस्केप वेलोसिटी। देखिए दोस्तों, पलायन में का मतलब होता है दोस्तों क्या ना, कि उस वेग से यदि कोई वस्तु को फेंकेगा ना तो वस्तु आपको वापस नहीं आएगा, वो पृथ्वी के सतह को पार करके चला जाएगा दूसरी जगह, ठीक है। तो ये होता है पलायन वेग। इससे कोई भी रॉकेट जो लॉन्च होता है ना तो इस पलायन वेग से ही बाहर निकलता है, तभी वो किसी दूसरे ग्रह पर जाता है, मंगल ग्रह पर जाता है, या अंतरिक्ष में वो किसी खोज करता है, तो ये पलायन वेग से ही जाता है, ठीक है। तो इसका तो पूछा है कितना होता है, तो याद रखिएगा न्यूमेरिकल वैल्यू है इसका, तो होता है वैल्यू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी कि दोस्तों जब कोई वस्तु 1 सेकंड में 11 किलोमीटर जाएगा ना तो वो पृथ्वी की सतह को पार कर जाएगा, यानी कि बाहर चला जाएगा। नहीं तो गुरुत्वाकर्षण इतना बड़ियार होता है, मजबूत होता है कि किसी वस्तु को बाहर नहीं जाने देता। तो याद रखिएगा कितना होता है प्लान में, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ये बहुत बड़ी एग्जाम में आया था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है दोस्तों, सातवां नंबर दोस्तों प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि पृथ्वी के किस स्थान पर वस्तु का भार सबसे अधिक होता है। तो देखिए दोस्तों, हम लोग भार और द्रव्यमान एक नहीं है, याद रखिएगा, भार और द्रव्यमान अलग अलग चीज है। तो आपसे सवाल पूछ रहा है क्या कि पृथ्वी के किस स्तर पर वस्तु का भार सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक का मतलब सबसे ज्यादा उसका मान। तो देखिए दोस्तों, पृथ्वी चूंकि है ना, मतलब पृथ्वी क्या होता है, ऐसे होता है ना। तो दोस्तों यहाँ पे एक होता है दोस्तों, एक ध्रुव होता है, ठीक है, एक ध्रुव पढ़े होंगे, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। और दोस्तों एक बीच से जो जाता है ना वो होता है दोस्तों विषुवत रेखा। तो दोस्तों जब पृथ्वी पर किसी वस्तु का जो भार सबसे ज्यादा पूछेगा ना तो दोस्तों वो होता है ध्रुव पर, ठीक है। और एक दोस्तों विषुवत रेखा बोलते हैं, भूमध्य रेखा जो बोलते हैं, तो यहाँ पे सबसे कम होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, सबसे ज्यादा पूछेगा तो ध्रुव पर बोलिएगा। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, ध्रुव बोलिएगा। अब कोई बच्चा बोल सकता है दोस्तों कि ध्रुव पर कहा आप बोल दिए, विषुवत रेखा का तो समझाता हूँ। देखिए क्या होता है, ध्रुव पर दोस्तों जी का मान, जी यानी कि गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे क्या होता है, ज्यादा होता है कम होता है। सबसे दोस्तों गुरुत्वीय त्वरण जी का जो मान है ना, क्या होता है, देखिए यहाँ पे चूंकि बल ज्यादा नहीं है, कम लग रहा है ना, कम लग रहा है ना, तो दोस्तों यहाँ पे जी का मान सबसे क्या होता है, आपको ज्यादा होता है ध्रुव पर, ठीक है। तो ध्रुव पर ज्यादा होने के कारण ही, जी का मान ज्यादा होने के कारण ही ये आपको क्या होता है, इसमें वस्तु का भार सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ध्रुव पर सबसे ज्यादा होता है, कम विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा बोल सकते हैं इसको। 8वां दोस्तों हमारा यह लेजर का पूर्ण रूप। आपसे पूछ रहा है लेजर का पूर्ण रूप क्या होता है। लेजर आप लोग देखे होंगे, लेजर होता है, बहुत सारा लेजर होता है इसमें। जैसे दोस्तों लेजर से आपको बहुत बड़ी चट्टानों को भी काटा जाता है, पढ़ा हो ना लेजर। तो दोस्तों लेजर जो होता है ना, इसका पूर्ण रूप आपसे पूछ रहा है, फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म दोस्तों बहुत थोड़ा सा बड़ा है, ये आपको 12th में भी पढ़ना मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों कभी कभी 12th एग्जाम में भी पूछ जाता है लेजर का फुल फॉर्म। तो इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटिंग इमिशन एंड रेडिएशन होता है। समझे बात को। इसका दोस्तों फुल फॉर्म क्या आ गया, क्या आ जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा फुल फॉर्म लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड ऐसा हो गया ना, इमिशन ऑफ रेडिएशन। ये आपका फुल फॉर्म होता है किसका दोस्तों, होता है लेजर का। ये दोस्तों लेजर का एक रडार होता है, पढ़े होंगे, तो उसको भी रेडियो से होता है उसका शुरुआत, ठीक है, डिटेक्शन एंड रेंजिंग होता है उसका। तो ये दोस्तों हो गया उसका रेडियो का। दोस्तों क्या होता है ना, उसको रेडियो होता है एम्प्लीफिकेशन और डिटेक्टिंग इमिशन रेंजिंग होता है उसको। तो ये तो छोड़िए, उसके बाद छोड़िए, हम लोग पहले लेजर को देख रहे हैं। तो लेजर का ये फुल फॉर्म का याद है, कहीं कि आपको दे देगा एग्जाम में, 4 ऑप्शन में अलग अलग रहेगा, तो इसको समझिएगा, लेजर का ये फुल फॉर्म होता है, ठीक है दोस्तों। 9वां नंबर देखिए सवाल हमारा बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए क्या करा, बोला दोस्तों क्या ध्वनि तरंग किस प्रकार का तरंग है। पूछ रहा है कि ध्वनि जो तरंग है वो किस प्रकार तरंग है। तो देखिए दोस्तों ध्वनि जो तरंग है ना वो अनुदैर्ध्य हर्ट्ज है। क्या है दोस्तों, ध्वनि जो तरंग है ना वो अनुदैर्ध्य हर्ट्ज है, लॉन्गिट्यूडिनल। तो देखिए ध्वनि जो होता है ना, ध्वनि को जो तो चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होता है, और ध्वनि
चलेगा दोस्तों ना, ये अपने माध्यम के कणों की दिशा में ही चलता है, इसलिए इसको अनुदैर्ध्य कहते हैं। और जो एक तरंग होता है दोस्तों अनुप्रस्थ होता है, उस क्या होता है ना, वो लंबवत चलता है और अनुदैर्ध्य समानांतर चलता है। ठीक है, तो याद रखिएगा अनुदैर्ध्य तरंग क्यों होगा, जिसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होगा, अनुदैर्ध्य होगा। और दोस्तों प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है दोस्तों, याद रखिएगा उसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं कि अनुदैर्ध्य कौन है, अनुप्रस्थ कौन है। अनुदैर्ध्य में कणों के संचलन की दिशा किधर होता है, समानांतर होता है, और अनुप्रस्थ में लंबवत दिशा में होता है। ठीक है, तो ध्वनि जो तरंग है ना वो आपको क्या है, अनुदैर्ध्य। बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में भी। 10वां नंबर दोस्तों सवाल हमारा देखिए क्या बोला, दंत चिकित्सा में किस दर्पण का प्रयोग होता है। आप लोग देखे होंगे कभी कभी डॉक्टरी में जाते हैं लोग, तो वहाँ पे दांत को दिखाना है तो वहाँ पे एक दर्पण लगा देता है जिससे वो देखता है खराबी डिफेक्ट्स को। तो दंत चिकित्सा में जो होता है ना दोस्तों वो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, क्योंकि अवतल दर्पण क्या करता है ना, किसी वस्तु को बड़ा प्रतिबिंब बना देता है। पढ़े होंगे ना, 10वीं में पढ़ना भी, 11th में भी, सॉरी 12th में पढ़ना। दंत चिकित्सा में जो होता है दोस्तों वो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, क्योंकि अवतल दर्पण वस्तु को बड़ा बड़ा प्रतिबिंब दिखाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, अवतल। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कॉनकेव मिरर। तो सॉरी यहाँ पे याद रखिएगा क्या, दंत चिकित्सा में, ठीक है, मेडिकली में यहाँ पे जो होता है ना दांत को देखने में अवतल दर्पण का ही प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, 12 नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 11 नंबर, प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन सबसे कम होता है। आपसे सवाल पूछ रहा है कि किस रंग का सबसे कम विचलन, विचलन का मतलब वो सबसे कम झुकता है। ठीक है, तो ये विचलन पूछ रहा है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा तो लाल हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। लाल रंग का दोस्तों जो विचलन होता है ना वो सबसे कम होता है, और बैगनी का सबसे ज्यादा होता है। और ये सवाल भी आता है कैसे होता है, देखिए विचलन दोस्तों क्या होता है ना, वो तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करता है, वो व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जिसका तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा होगा ना उसका विचलन सबसे कम होता है, और जिसका तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है उसका विचलन ज्यादा होता है। तो लाल का चूंकि तरंगदैर्ध्य कम होता है इसलिए इसका सबसे ज्यादा होता है ना, इसलिए इसका दोस्तों विचलन सबसे कम होता है। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर लाल हो जाएगा। 12 नंबर दोस्तों सवाल हमारा कुछ इस प्रकार का, देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है दोस्तों क्या, वायुमंडल नहीं रहने पर पृथ्वी का आकाश कैसा दिखेगा। यदि दोस्तों पृथ्वी का वायुमंडल को हटा देंगे तो कैसा दिखेगा, ये सवाल पूछ रहा है आपसे। ये बहुत बार पूछा गया था, क्लास 10 में पूछा था। ठीक है, तो देखिए वायुमंडल जब नहीं रहेगा दोस्तों ना तो क्या होगा ना कि जो प्रकीर्णन की क्रिया होते हैं रंगों का, आप जानते होंगे कि वायुमंडल में प्रकाश का प्रकीर्णन होता है जिससे कि सारे रंग अलग अलग भागों में विचलित होते हैं। ठीक है, तो प्रकीर्णन चूंकि होगा ही नहीं, अब जब प्रकीर्णन नहीं होगा दोस्तों ना तो हमारे जो वायुमंडल वो काला दिखाई देगा, याद रखिएगा। जब वायुमंडल नहीं रहेगा ना, अनुपस्थित रहेगा ना, तो जो हमारा पृथ्वी काला दिखाई देगा, बात याद रखिएगा, क्योंकि प्रकीर्णन होगा नहीं, प्रकीर्णन काला नहीं, हमारा नीला दिखाई देता आसमान आकाश। ठीक है, तो इस काले याद रखिएगा। 14 नंबर दोस्तों हमारा देखिए सवाल क्या बोल रहा है कि सरब तरंगे का परास कितना होता है। सरब मतलब तो क्या होता है, सरब का दोस्तों मतलब होता है हम लोग वे तरंगे जिनको हम लोग सुन सकते हैं, सरब तरंगे बोलते हैं। तो हम लोग दोस्तों ये बात याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हम लोग दोस्तों एक आवृत्ति है, उस रेंज में हम लोग किसी भी तरंग को सुनते हैं, उस रेंज का नाम याद रखिएगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। दोस्तों जो तरंग है ना, या आवृत्ति वाले तरंग है ना, उसी को हम लोग सुनेंगे। 20 हर्ट्ज से कम वाले को हम लोग नहीं सुन सकते, और 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति का मात्रक है, ऐसा मतलब उससे ज्यादा नहीं सुन सकते। सुनेंगे जब भी तो इसके बीच में। तो दोस्तों वही प्रश्न पूछ रहा है कि श्रव्य तरंगे का परास कितना होता है, तो क्या बता सकते हैं आप लोग, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। एच दोस्तों आवृत्ति का ऐसा मात्रक है, याद रखिएगा। एक हेनरिक हर्ट्ज वैज्ञानिक थे, उन्हीं के सम्मान में मात्रक रखा गया था। ठीक है, तो ये समझिएगा। तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में हम लोग श्रव्य तरंग का परास होता है। तो दोस्तों इस तरह से भी मैं 13 ही प्रश्न लिया हूँ, सोल्यूशन कराऊँ। अभी दोस्तों हम लोगों को अभी क्या करना है, अभी 37 प्रश्न और है, उस सब पर डिस्कस करेंगे। और देखिए दोस्तों प्लीज़ वीडियो को शेयर करते जाइएगा, ताकि शेयर करने में क्या जाता है आपको, कुछ पैसा तो लगता नहीं, बस बटन को दबाना है और सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। अभी और प्रश्न बचे सारे प्रश्नों को देखिए, पर इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको हमेशा काम देगा। ठीक है, तो दोस्तों हमारा 14 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, पहले 13 था, अब 14 तक पढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है दोस्तों, देखिए क्या बोला, हीटर का तार किस धातु का बना होता है। ठीक है दोस्तों, तो हीटर का तार आपको पूछ रहा है किस धातु का होता है। देखिए जो हीटर जो होता है ना, हीटर जैसे में गर्म खाना बनता है, तो वो दोस्तों क्या होता है, उसमें हमारा मिश्र धातु रहता है, उसमें बहुत सारे क्या होता है धातु मिलकर बने होते हैं। तो वही आपसे पूछ रहा है किसका बना होता है। ठीक है, तो वो दोस्तों होता है नाइक्रोम। क्या होता है, नाइक्रोम। इसमें निकेल रहता है, आपको कोबाल्ट रहेगा, ठीक है, क्रोमियम रहता है, आपको लोहा रहता है, वही सब मिले हुए रहते हैं, तभी वो निक्रोम बनता है। ठीक है, तो ये बोल सकते हैं इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, नाइक्रोम। इसका सही से क्या आ जाएगा, नाइक्रोम। तो नाइक्रोम दोस्तों क्या आपका, एक नाइक्रोम दोस्तों यार
आपका क्या मिश्र धातु है, ठीक है। यही आपको हीटर का जो तार होता है ना वो वायर नाइक्रोम का ही बना रहता है, ठीक है। 15 नंबर दोस्तों प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है, देखिए दोस्तों बोल रहा क्या पृथ्वी गर्म किस बीज द्वारा था। देखिए हम लोग जो पृथ्वी जो होता है ना वो गर्म तो हम लोग जानते हैं कि सूर्य के माध्यम से होता है, उसकी एनर्जी से होता है, लेकिन तो किस प्रोसेस से गर्म होता है। जैसे आप लोग किसी खाना को गर्म करते हैं तो रख देते चूल्हा पर, गर्म हो जाता है, तो लेकिन वहाँ ताप चुकी जाता है, तो ये कैसा होता है, तो ये जो ये होता है दोस्तों आपको विकिरण विधि द्वारा। विकिरण एक प्रोसेस है दोस्तों, बताता हूँ, देखिए समझाता हूँ। देखिए कोई भी जो पदार्थ होता है ना वो गर्म 3 विधि द्वारा होता है। एक विकिरण विधि होता है दोस्तों, एक चालन विधि होता है और एक संवहन विधि होता है। तो चालन और संवहन में चूंकि माध्यम रहता है तो हो जाता है, लेकिन तो विकिरण में क्या होता है ना कि आप जानते हो कि सूर्य जब पृथ्वी के बीच निर्वात है, तो निर्वात में कोई कर सकता है गमन उष्मा या कुछ ही नहीं ना, तो वो विकिरण के प्रोसेस से ही गर्म होता है पृथ्वी, जिसको बोलता है रेडिएशन। अंग्रेजी में देखा जाए इंग्लिश में तो इसको बोलता है रेडिएशन। तो जो पृथ्वी जो होता है ना वो आपको रेडिएशन के द्वारा गर्म होता है, ठीक है, समझिएगा बात को। 16 नंबर प्रश्न तो मैं क्या बोल रहा है कि वायुयान किस सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए दोस्तों पहले रॉकेट था, ये वायुयान अलग अलग चीज है। ये वायुयान जो एरोप्लेन होता है ना वो अलग है और रॉकेट अलग है। तो आपसे पूछा कि एरोप्लेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये पूछा गया था सवाल आपको एग्जाम में। तो वायुयान जो होता है वो बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रमेय है 11th पढ़ना आपको, बर्नौली का प्रमेय, उसी पे कार्य करता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों बर्नौली। बर्नौली के प्रमेय पर कौन कार्य करता है दोस्तों, ये जो हमारा ये जो हमारा क्या है एरोप्लेन, बोल सकते हैं वायुयान, ये कार्य करता है बर्नौली के प्रमेय पर, ठीक है दोस्तों। 17 नंबर दोस्तों प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए दोस्तों एक हाइड्रोजन बम होता है, एक परमाणु बम होता था, पूछ रहे हाइड्रोजन बम। तो हाइड्रोजन बम जो होता है ना, हाइड्रोजन बम ये दोस्तों नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है। तो संलयन में क्या होता है दोस्तों, बहुत सारे जो छोटे छोटे नाभिक होते हैं ना किसी रुद्र तत्व का, वो जुटते हैं, तो जुटते हैं जिससे क्या होता है बहुत एनर्जी उत्पन्न होता है। तो हाइड्रोजन बम क्या होता है वही नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है। और लोग तो परमाणु जो बम होता है ना वो नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है, याद रखिएगा। और चूंकि नाभिकीय विखंडन में ज्यादा एनर्जी उत्पन्न होता है तो किसका आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन, क्योंकि हमारा हाइड्रोजन बम दिया ना, तो नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है। दोस्तों कौन कार्य करता है, ये आपका हाइड्रोजन बम। परमाणु बम पूछेगा तो क्या बोल रहा है नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। 18 में दोस्तों प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है, सीजीएस पद्धति में चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है। आपको पूछ रहा है सीजीएस पद्धति जानते होंगे। देखिए दोस्तों इसका पहले ऐसा ही मात्रक पकड़िए, तो चुंबकीय फ्लक्स ऐसा ही मात्रक दोस्तों होता है वेबर, ठीक है। और दोस्तों सीजीएस इसको ट्रांसफर करिएगा सीजीएस में ना, तो दोस्तों उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों मैक्सवेल, याद रखिएगा क्या बोलते हैं मैक्सवेल। तो चुंबकीय फ्लक्स का सीजीएस मात्रक क्या है दोस्तों मैक्सवेल हो जाएगा, ठीक है, ये दोस्तों हमारा हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों जो एक दोस्तों वेबर जो होता है ना वो आप जानते होंगे, दोस्तों एक जो वेबर होता है ना WB वो दोस्तों 10 के पावर 8 मैक्सवेल के बराबर होता है, याद रखिएगा, ठीक है, 10 के पावर 8 मैक्सवेल के बराबर होता है। तो ये भी बात याद रखिएगा, पूछेगा तो बता देना, ठीक है। 19वां नंबर दोस्तों प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है, AC को DC में बदलने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। AC को DC देखिए जो कोई क्या होता है, कभी कभी प्रत्यावर्ती धारा जो होता है ना उसको डायरेक्ट करंट में बदलना रहता है दृष्ट धारा में, तो एक यंत्र होता है दोस्तों, उस यंत्र को दोस्तों नाम है रेक्टिफायर या इसी को दृष्टकारी ही बोलते हैं। तो ये क्या करता है ना एसी करंट को डीसी बदल देता है, प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा बदलता है, इसलिए इसको दृष्टकारी भी कहते हैं, अंग्रेजी में रेक्टिफायर कहते हैं। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा रेक्टिफायर या बोल सकते हैं दृष्टकारी। ये किसका आंसर हो जाएगा एसी को डीसी बदलने वाले यंत्र को, ठीक है। तो सब सवाल एग्जाम में डायरेक्टली आपसे पूछेगा, बिंदास तो आप नहीं बता पाइएगा, कोई जानेगा नहीं, तो इसलिए जानना जरूरी है, देखते रहिए, ठीक है। 20वां नंबर दोस्तों प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है, मानव शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना होता है। आपसे पूछ रहा है कि जो हमारे शरीर है मानव शरीर उसका कितना रेसिस्टेंस होता है। तो चूंकि दोस्तों मानव शरीर एक तरह से कुचालक है, चालक भी एक तरह से, तो दोस्तों इसका प्रतिरोध पूछ रहा है, तो दोस्तों इसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है मानव शरीर का, 10 के पावर 6 ओम होता है। क्या होता है 10 के पावर 6 ओम होता है। ये भी याद रखिएगा, ये भी क्लास 10th में एक बार पूछ दिया गया था, ठीक है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है। तो 10 के पावर 6 ओम होता है मानव शरीर का प्रतिरोध, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 21वां नंबर दोस्तों हमारा क्या बोल रहा है, प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए दोस्तों ऑप्टिकल जो फाइबर होता है ना उसको दोस्तों पूछ रहा, वही पूछ रहा, ऑप्टिकल फाइबर उसी को बोलते हैं।
ये पूछ रहा है कि किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर जो होता है दोस्तों, वो यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये होता क्या है कि दोस्तों, ये क्या होता है ना, इससे दोस्तों क्या करता है, कहीं मान लीजिए कोई बहुत दूर तक प्रकाश को भेजना है तो ये प्रकाश तंतु के माध्यम से जाता है। और दोस्तों इसमें क्या खासियत है ना कि प्रकाशित तंतु जो है ना, प्रकाश की तीव्रता को बिना कम किए हुए दूर तक भेज सकता है। इसमें तीव्रता घटता नहीं प्रकाश को, जितना दूर भेजिए, तो यही ऑप्टिकल फाइबर होता है। इसको दोस्तों एंडोस्कोपी करने में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, देखने में। तो ये दोस्तों इसका हो जाएगा क्या, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसको दोस्तों बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है। इस पर कार्य करता है। कौन कार्य करता है दोस्तों, प्रकाशिक तंतु कार्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 22वां नंबर, देखिए क्या बोल रहा है। तो 22वां दोस्तों प्रश्न हमारा बोल रहा है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, यानी कि हम लोग सबसे कितना कम दूरी तक हम किसी वस्तु को देख सकते हैं स्पष्ट रूप से। ये दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर तक हम किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, उससे नजदीक नहीं देख सकते, ठीक है। सबसे स्पष्ट देखा जाए तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। इसको दोस्तों डी द्वारा सूचित करते हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा। 23वां नंबर दोस्तों प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है क्या, प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है, यानी कि प्रकाश जो रंग है उसका लाल है, पीला है, हरा है, भूरा है, वो किससे निर्धारित होता है। तो दोस्तों ये निर्धारित होता है आपको तरंगदैर्ध्य से, तरंगदैर्ध्य से, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं वेवलेंथ से। इसी से दोस्तों पता चलता है कि वो तरंग प्रकाश का रंग लाल है कि नीला है कि हरा है, पीला, ठीक है। तो ये तरंगदैर्ध्य से निर्धारित होता है कोई भी प्रकाश का रंग, ठीक है। इसका आंसर तरंगदैर्ध्य हो जाएगा। 24वां नंबर दोस्तों प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है कि सर्च लाइट में किस दर्पण का प्रयोग होता है। देखिए क्योंकि बहुत सारे सैटेलाइट में ना सर्च लाइट लगे होंगे, जिससे वो क्या करता है, किसी वस्तु को प्रतिबिंब बनाता है और किसी को भेजता है, किसी हमने काम में मिली। तो सर्च लाइट जो होता है ना, उसमें तो बोला किस दर्पण का प्रयोग होता है, तो वो होता अवतल दर्पण। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था, एक क्वेश्चन आया था दंत चिकित्सा में कि वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। सर्च में क्या करते हैं, खोजते हैं किसी चीज को, तो खोजे कब, जब बड़ा करेंगे तब वो खोजेगा। तो सर्च लाइट में क्या होता है, तो अवतल दर्पण का, तो ये अवतल दर्पण हो जाएगा। किसमें दोस्तों, सर्च लाइट में प्रयोग होता है इसका, ठीक है। 25वां दोस्तों प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। तो एक बात याद रखिए दोस्तों, समतल दर्पण एक ऐसा त्रिज्या दर्पण है ना जिसका वक्रता अनंत होता है, याद रखिएगा, वक्रता त्रिज्या इसका अनंत होता है, याद रखिएगा। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होता है, क्योंकि आप कहीं भी रहिएगा ना तो अब वस्तु समतल दर्पण बराबर बनेगा और समान दूरी पर बनेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न 26 नंबर तुम्हारा क्या बोल रहा है, सीटी स्कैन में किस किरण का प्रयोग होता है। आप जो जानते होंगे सीटी स्कैन होता है, इसमें सारे शरीर का जांच किया होता है। तो उसमें दोस्तों बोला कि किस किरण, किस रे का प्रयोग होता है। तो दोस्तों इसमें खास प्रकार रे होता है, एक्सरे बोलते हैं जिसको, वो एक्सरे शरीर से गुजारा जाता है, जिससे कि शरीर की पूरा खाका बना देता है ढांचा, इसमें ये है ये है। तो ये दोस्तों सीटी स्कैन में होता है, ठीक है। तो क्या बोलता है दोस्तों, एक्सरे। एक्सरे का मतलब होता है दोस्तों एक्स किरण, ऐसे मैं लिख देता हूँ एक्स किरण ही, आप समझ आइएगा। तो सीटी स्कैन जो होता है उसमें दोस्तों क्या होता है, आपका एक्स किरण का ही प्रयोग होता है, ठीक है, ये समझिएगा बात को। नेक्स्ट 27 नंबर प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है। ये पूछ रहा है कि मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है, यानी कि जो हमारे ह्यूमन बॉडी है उसमें जो बोला जनरल टेम्परेचर कितना होता है स्वस्थ व्यक्ति का। तो इसका दोस्तों याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों। यदि इसको जोड़िएगा, यदि केल्विन में लगेगा तो 273 में जोड़िएगा ना तो क्या आएगा, 310 केल्विन, ठीक है। 273 जोड़िएगा ना, 2 7 3, हाँ तो 7 3 10 11, ठीक है। तो ये 310 केल्विन आपका हो जाएगा ये शरीर का तापमान, ठीक है दोस्तों। तो इससे देख सकते हैं 27 प्रश्न हमारे यहाँ पे आया है, अभी 50 है, अभी तक हम क्या भेजा 13, क्या है दोस्तों 23 प्रश्न और बचा हुआ है, ठीक है। तो 23 प्रश्न को हम लोग का विभाग करना है। तो पहले दोस्तों इसको आप नोट करिए, क्योंकि सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कब हमेशा काम देगा, कहीं एग्जाम देने जा रहे हैं तब, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, पहले नोट करिए। तो दोस्तों हमारा 28 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, देखिए 28 प्रश्न में क्या बोल रहा है क्या दोस्तों, किसकी विशिष्ट ऊष्माधारता सबसे अधिक होती है। आपको उसका नाम बताना है उस पदार्थ का जिसका विशिष्ट ऊष्माधारता सबसे अधिक हो, ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो देखिए तो ये सबसे ज्यादा होता है जल का, याद रखिएगा, एक जल ही एक ऐसा पदार्थ है ना सबसे ज्यादा उसका ही विशिष्ट ऊष्माधारता होता है, ठीक है। तो इसका आंसर जब क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा।
वाटर, इसका दोस्तों 4200 ऐसे बोला जाए जूल पर केजी होता है गुप्त ऊष्मा, ठीक है। इससे दोस्तों जल का विश्व में सबसे ज़्यादा, तो इसीलिए दोस्तों जल को ना हम लोग ठंडे प्रदेशों में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक बोल सकते क्या, जहाँ पे जम जाता है पेट्रोल ना उसमें किया जाता है। और दोस्तों गाड़ी का जो रेडी वाटर होता है उसमें भी जल इस प्रयोग किया जाता है, इसीलिए क्योंकि इसका विशिष्ट मात्रा सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। 29वां प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है दोस्तों, बोल रहा है क्या कि जल का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है, यानी कुछ टेम्परेचर का नाम बताइए वैल्यू जिस पर जल का डेंसिटी मैक्सिमम हो। तो इसका दोस्तों आंसर हमारा सही हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस, याद रखिएगा। 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है ना, जल का घनत्व सबसे अधिक होता है, और 4 डिग्री सेल्सियस तो घनत्व ज्यादा होगा, आयतन सबसे कम होगा, याद रखिएगा। 4 से ज्यादा जाएगा तो भी इसका घनत्व कम होगा, और 4 से पीछे आएगा तो इसका घनत्व कम होगा। तो 4 पर सबसे ज्यादा होता है जल का घनत्व, याद रखिएगा। 30वां दोस्तों प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है, टीवी रिमोट में किस तरंग का प्रयोग होता है। टीवी रिमोट बोल सकते हैं, जो टीवी रिमोट होता है उसका प्रयोग, तो उसमें बोला क्या किस तरंग का प्रयोग होता है। तो दोस्तों इसमें खास प्रकार का किरण होता है, दोस्तों किरण का नाम है अवरक्त किरण। क्या होता है, अवरक्त किरण। अवरक्त किरण जो होता है ना दोस्तों, इसी से ही टीवी के रिमोट आपका चलता है, इसमें ही रहता है अवरक्त किरण। क्योंकि दोस्तों अवरक्त किरण दोस्तों है ना, हम लोग इसको देखते नहीं है, ये दृश्य नहीं होता है। आप लोग देखते हैं टीवी को जो रिमोट दाबते होंगे बटन, तो वहां से किरण जाते हो, नहीं देखते होंगे, तो वो अवरक्त किरण होता है। टीवी के रिमोट में इसी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसको दोस्तों अंग्रेजी में बोला तो इंफ्रारेड रे बोलते हैं इसको, ठीक है। 31वां प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है दोस्तों कि ध्वनि की तीव्रता किससे मापी। देखिए ध्वनि की जो तीव्रता होता है, तीव्रता यानी इंटेंसिटी, वो दोस्तों बोल रहा है किससे मापा जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डेसिबल। देखिए डेसिबल दोस्तों, इसको अंग्रेजी इसको शॉर्ट फॉर्म डीबी लिखते हैं। तो जो तो ध्वनि का जो तीव्रता होता है ना, कि तीव्रता इसका ज्यादा है कि कम है, वो डेसिबल में ही मापते हैं, ठीक है। तो आपसे सवाल पूछ देगा तो बताना क्या डेसिबल, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो डेसिबल से किसको मापते हैं, ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं, ठीक है। 32वां प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है दोस्तों कि वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है। अब प्रकाश का वेग तो सब लोग याद कर लेते हैं, लेकिन ध्वनि से याद नहीं होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, वायु में ध्वनि का वेग होता है 343 मीटर पर सेकेंड, समझे। तो आप समझ सकते हैं कि ध्वनि का वेग ज्यादा हो कि प्रकाश का वेग ज्यादा होता है। प्रकाश का इसका 343 मीटर पर सेकंड होता है, किसका दोस्तों, ध्वनि का वेग। आपसे सवाल ये पूछेगी एग्जाम में कि वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है, तो क्या बताना, 343 मीटर पर सेकंड बताना, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है 33 नंबर। क्या बोल रहा है दोस्तों, ये बोल रहा है क्या दोस्तों कि हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर कार्य करता है। तो दोस्तों हाइड्रोलिक जो ब्रेक होता है ना, आप लोग देखे होंगे बड़े बड़े कार होते हैं, स्कूटर होते हैं, उन सब में हाइड्रोलिक ब्रेक अब लगाता है। तो ये बोल रहा है किस नियम पर कार्य करता है। तो इसका दोस्तों आंसर सही हो जाएगा हमारा पास्कल का नियम, याद रखिएगा। पास्कल का जो नियम है ना, वो दाब के संबंध में बताता है। और दोस्तों हाइड्रोलिक जो ब्रेक होता है ना, बोल सकते इसको द्रव चलित नहीं बोलते इसको अंग्रेजी में, हिंदी में सॉरी। तो पास्कल का नियम पे ही आपका दोस्तों हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करता है, और हाइड्रोलिक लिफ्ट वो भी पास्कल के नियम पर कार्य करता है। ऐसा क्लास 11 ऐसे में तो वीडियो भी डाला हूँ पास्कल का नियम का, देख लीजिएगा क्या है पास्कल का नियम, उसमें बताया गया। तो ये पास्कल के नियम पे ही आपका कार्य करता है हाइड्रोलिक ब्रेक, ठीक है, जो होता है कार में स्कूटर में, उसमें रहता है। 34वां प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है दोस्तों कि सरल लोलक का आवर्त काल निर्भर करता है। यानी कि दोस्तों जो सरल लोलक देखे होंगे, सिंपल पेंडुलम रहता है, घड़ी में भी इसे डोलता रहता है, तो जो उसका आवर्त काल यानी कि टाइम पीरियड किस पर निर्भर करता है। तो दोस्तों उसका निर्भर करता है सिर्फ एक ही चीज पर, वो है लंबाई। अब बोलिए कि लंबाई कैसे याद करेंगे, डायरेक्ट अब कैसे बोल दिए लंबाई, तो मैं ही प्रूव भी कर देता हूँ थोड़ा सा। देखिए दोस्तों एक फार्मूला होता है दोस्तों, टी बराबर आवर्तकाल का 2π × L/g होता है फार्मूला। ये फार्मूला देखिए, तो दोस्तों इसमें एल है ना, एल ही है ना, एल ही तो रहेगा, बदलेगा, तो जी तो सबके लिए 9.8 मीटर पर सेकंड ही होता है। तो दोस्तों आवर्तकाल जो होता है ना, वो एल पर निर्भर करता है, यानी कि लंबाई पर निर्भर करता है, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए दोस्तों 35वें प्रश्न को देख लिया जाए। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है दोस्तों कि वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है। देखिए तो कहीं कहीं क्या होता है ना कि वायुमंडलीय दाब होता है, हम लोग जानते हैं कि वायुमंडल में कुछ प्रेशर भी उत्पन्न होते हैं, तो उसका दाब को किससे मापते हैं, किस यंत्र के द्वारा मापते हैं, प्रश्न आपको पूछ रहा है। तो दोस्तों वायुमंडलीय जो दाब होता है ना, ऑटोमेटिक बोल सकते हैं क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो दोस्तों एक यंत्र है दोस्तों, इनका नाम है दोस्तों बैरोमीटर। बैरोमीटर के द्वारा दोस्तों हम लोग दाब को मापते हैं, याद रखिएगा। बैरोमीटर एक यंत्र है दोस्तों, इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, दाब को हम लोग मापते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों प्रश्न हमारा 36 नंबर क्या बोल रहा है कि विद्युत चुंबक किसका बना होता है। विद्युत चुंबक देखे होंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये दोस्तों पूछा किसका बना होता है। तो दोस्तों विद्युत चुंबक जो बना था दोस्तों, एक तरह से खास प्रकार का एक मेटल होता है, जैसे आप लोग पढ़े होंगे भी,
एक दोस्तों पढ़े होंगे क्या, तो विद्युत जो चुंबक होगा ना वो दोस्तों होगा आपका नरम लोहा का, याद रखिएगा। और दोस्तों एक अस्थाई चुंबक होता है, वो दोस्तों होता है आपको पता है किसका, वो इस्पात का होता है। तो याद रखिएगा, दो चीज आपको कंफ्यूज करेगा, अस्थाई चुंबक इस्पात और विद्युत चुंबक नरम लोहा का। ये नरम लोहा इसका आंसर। 37वां प्रश्न क्या बोल रहा है दोस्तों, ओजोन का रासायनिक सूत्र है दोस्तों, केमिस्ट्री का सवाल है, ये फिजिक्स का ही है, तो ओजोन पढ़ना आप। तो ओजोन का रासायनिक सूत्र आपको होता है O3। इसमें ओजोन के, इसमें ऑक्सीजन के 3 अणु रहते हैं, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, कभी भी पूछ जाता है एग्जाम में, पूछा भी है। 38वां सवाल आपका क्या बोल रहा है दोस्तों, वायुमंडल में परावैंगनिक किरणों का अवशोषण कौन करता है। वायुमंडल में परावैंगनिक किरणों का अवशोषण कौन करता है। ठीक है, चूंकि वायुमंडल में बहुत सारे खराब किरण आ जाते हैं, तो उस सबको क्या करता है ना, पृथ्वी के ऊपर एक ओजोन का परत है, वो क्या करता है, रोकता है इसको, और रोकता है ओजोन ही रोकता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा O3 यानी कि दोस्तों ओजोन। तो ओजोन क्या करता है, परावैंगनिक किरणों का अवशोषण करता है, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। 39वां प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है दोस्तों, कि घड़ी की कमानी में कौन सी ऊर्जा संचित होती है। तो इसका आंसर याद रखिएगा दोस्तों, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा दोस्तों क्या आता है ना, घड़ी के कमानी में आपको संचित रहता है, पोटेंशियल एनर्जी इसको बोलते हैं। 40वां प्रश्न दोस्तों आपका क्या बोल रहा है, हर्ट्ज किसका इकाई, मैंने पहले बताया था, हर्ट्ज दोस्तों किसका इकाई दोस्तों, आवृत्ति का मात्रक है। इसका दोस्तों इसका मात्रक ऐसा देखा तो सेकंड इनवर्स होता है, याद रखिएगा। तो आवृत्ति का दोस्तों ऐसा मात्रक क्या होता है, सेकंड इनवर्स, इसी को दोस्तों क्या बोलते हैं, हर्ट्ज बोलते हैं, हर्ट्ज, ठीक है। 41वां प्रश्न दोस्तों हमारा क्या बोल रहा है क्या दोस्तों, कि प्रकाश किस प्रकार का तरंग है, आपको बताना कि प्रकाश किस टाइप का तरंग है। तो दोस्तों याद रखिएगा, प्रकाश जो है ना दोस्तों वो विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या दोस्तों, विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। ये विद्युत चुंबकीय तरंग है दोस्तों प्रकाश, क्योंकि दोस्तों प्रकाश का जो चाल होता है ना वो इसका बराबर होता है 3 × 10⁻⁻⁰ मीटर पर सेकंड के बराबर। जितना विद्युत चुंबक तरंग होता है दोस्तों ना, सबका चाल वही होता है जो प्रकाश का चाल, याद रखिएगा। तो दोस्तों ऐसे जिसको देखिए सब दो होगा दोस्तों, एक और होगा दोस्तों, अनुप्रस्थ भी बोल सकते हैं। प्रकाश दोस्तों है ना, जो अनुप्रस्थ तरंग भी है दोस्तों, और एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है, ठीक है। 42वां सवाल आपका क्या बोल रहा है दोस्तों, कि विद्युत जनित्र का खोज किसने किया था। तो इसका मतलब हो जाता है, इसका आंसर हो जाएगा आपका फैराडे, माइकल फैराडे। माइकल फैराडे ही थे जो विद्युत जनित्र का खोज किए थे, विद्युत बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर का खोज माइकल फैराडे साहब ने किए थे। विद्युत जनित्र से क्या होता है दोस्तों, ये क्या करता है, विद्युत जनित्र ना आपको बोल सकते हैं क्या, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा बदल देता है, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा छोड़ दोस्तों, ये विद्युत जनित्र क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत बदलता है, ठीक है। तो ये था। अब 42 प्रश्न हमारा हो गया दोस्तों, अभी 50 प्रश्न है ना, अभी 8 और प्रश्न बाकी है, ठीक है। वेट करिए, भी सारा रंग प्रश्न आपको संदर्भ मिला है ना, अभी 8 प्रश्न आ गए, तो प्लीज नोट करिए, फिर से बताता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा, 43वां प्रश्न ना। 43वां प्रश्न क्या देखे बोल रहा है दोस्तों क्या, कि ताप बढ़ने पर अर्धचालक का प्रतिरोध होता है। तो देखिए, चूंकि ऐसे देखा जाए तो कोई चालक देखा है, तो चालक दोस्तों क्या होता है ना, जब चालक का दोस्तों ताप बढ़ता है ना, तो उसका प्रतिरोध दोस्तों घट जाता है, छोड़ दोस्तों ताप बढ़ता है प्रतिरोध बढ़ जाता है उसका, ठीक है। लेकिन तो वही अर्धचालक का देखा जाए ना, तो वो क्या होता है, उसका दोस्तों घट जाता है। बात समझिएगा जरा, यदि तो चालक पूछे तो चालक का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर बढ़ता है, लेकिन दोस्तों अर्धचालक का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर घटता है। ये हो गया। ये 44वां प्रश्न क्या बोल रहा है, कि विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल कितनी होती है। तो मैंने अभी बताया था कि प्रकाश जो कि विद्युत चुंबकीय तरंग है, यानी कि जो प्रकाश का चाल जितना होगा उतना चाल विद्युत चुंबकीय तरंग का होगा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, प्रकाश चाल के बराबर होगा ना, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये सवाल बहुत सारे बच्चों को पता नहीं रहता है, ये सवाल एग्जाम में आ जाता है, तो छोड़ के चल आते हैं। तो समझिएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है विद्युत चुंबकीय तरंग का चाल, क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंग प्रकाश है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया विद्युत चुंबकीय तरंग के चाल, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब विद्युत चुंबकीय तरंग जितना भी है सबका चाल इतना ही होगा, ठीक है। 45वां प्रश्न तुम्हारा क्या बोल रहा है, हीरा किसके कारण चमकता है। आप देखो हीरा चमकते रहता है, तो किसके कारण, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। उसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, ठीक है, जिसके कारण वो चमकता है। और दोस्तों उसका एक और बात है दोस्तों, उसका जो अपवर्तनांक जो है ना सबसे ज्यादा होता है, उसके कारण भी वो चमकता है। ये हो गया। 46वां प्रश्न तो क्या बोल रहा है, कि किस माध्यम में ध्वनि का वेग अधिक होता है, सबसे अधिक किस में होता है। तो याद रखिएगा, इसका आंसर ठोस हो जाएगा दोस्तों। ठोस में सबसे ज्यादा होगा दोस्तों, और उसका द्रव में सबसे कम होगा, फिर उसका सबसे कम गैस में होगा ध्वनि,
ठीक है, ध्वनि सबसे ज़्यादा ठोस में चलता है। ठीक है, 47वां प्रश्न आपका क्या बोल रहा है दोस्तों कि चुंबकीय क्षेत्र का शीर्ष मात्रक क्या है। तो देखिए दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र का एक ऐसा ही होता है, एक सीजस होता है। तो सीजस जो इसका होता है दोस्तों, वो गॉस होता है। क्या होता है दोस्तों, गॉस होता है। और दोस्तों इसका जो ऐसा ही मात्रक टेस्ला होता है। और दोस्तों एक जो टेस्ला होता है ना, एक टेस्ला जो होता है 10⁴ गॉस के बराबर होता है। ठीक है, ये बात को याद रखिएगा। गॉस सीजस मात्रक और टेस्ला एसआई मात्रक। तो एक टेस्ला 10⁴ गॉस के बराबर होता है। ये चुंबकीय क्षेत्र का पूछा जा रहा है आपसे प्रश्न, ये पूछा भी गया था 12th में। 48वां प्रश्न आपको क्या बोल रहा है दोस्तों कि किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, ये पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों, अपवर्तनांक जो होता है ना, वो दोस्तों अपवर्तनांक निर्भर करता है दोस्तों तरंगदैर्घ्य पर, और तरंगदैर्घ्य का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी दोस्तों जिसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगा ना, उसका अपवर्तनांक कम होगा। समझे बात को। तो दोस्तों लाल का अधिक ना, तो अधिक दोस्तों किसका होगा, बैगनी का, क्योंकि बैगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, तब अपवर्तनांक ज़्यादा होगा। और लाल का चूंकि तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है, तो उसका अपवर्तनांक कम होगा। ठीक है, तो अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा किसका होता है, बैगनी का होता है। 49वां प्रश्न आपका दोस्तों क्या बोल रहा है, जड़त्व किसका माप है, यानी जड़त्व से किसको मापा जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका द्रव्यमान। ये बहुत सारे बच्चों को पता नहीं रहता। देखिए दोस्तों, द्रव्यमान से ना हम लोग जड़त्व को माप करते हैं। जैसे जिसका द्रव्यमान ज़्यादा रहेगा दोस्तों, उसका जड़त्व ज़्यादा रहेगा। जैसे रेलगाड़ी का जड़त्व ज़्यादा होगा, बस का कम होगा, फिर कार का कम होगा, साइकिल का कम होगा। तो जड़त्व से द्रव्यमान को मापते हैं। ठीक है, 50वां दोस्तों प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है, टॉर्सेली किसका मात्रक है। तो इसका दोस्तों आंसर हमारा हो जाएगा दाब का। क्योंकि दोस्तों जो टॉर होता था, टॉर बोल सकते हैं, एक टॉर बराबर 133 पास्कल होता है। ये भी बात को याद रखिएगा। तो आपसे प्रश्न कोई पूछ देगा भविष्य में कि टॉर्सेली किसका मात्रक है, तो क्या बताइएगा, दाब का बताइएगा। ठीक है, और एक टॉर जो होता है ना, 133 पास्कल के बराबर होता है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों फाइनली इस वीडियो में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को, फिजिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों का आपको सॉल्यूशन कराया हूँ। दोस्तों जो बच्चे देखेंगे वीडियो को ना, उनको तो दोस्तों कोई एग्जाम देने जाएंगे तो उससे प्रश्न साइंस का छूटेगा नहीं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न सारा लिया गया था। मैंने देखा, उसमें एनालिसिस किया था, तो बार बार पूछ रहा था, इसलिए वीडियो को ला देता है कि जो बच्चे देखे कुछ जाने आगे बढ़े। ठीक है, तो दोस्तों आज तक के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो मैं ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाता रहता हूँ। और दोस्तों मैं यही कहूँगा कि इस वीडियो को मैं अपने ईमानदारी के साथ आपको बताया हूँ, वीडियो को अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करूँ। तो आपको भी कुछ करता बनता है, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। शेयर करने में क्या जाता है, बच्चे सीखेंगे, कोई नए नए बच्चे जानेंगे, आगे बढ़ेंगे, जागरूक होंगे पढ़ने के प्रति। तो इसे शेयर करिएगा प्लीज़। और दोस्तों हमें फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ भी मैं दोस्तों आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको कुछ सिखाता हूँ, तो हमें फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।